So hello बच्चों पार्टी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल and came to welcome to SSP the finest and easiest way to learn the concept the channel and the place where you can see the physics and then you realize that you are next मोहब्बत के साथ। पिछले सेक्शन में मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चा पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें हमने पूरा का पूरा एक्सरसाइज एग्जांपल एडिशनल एक्सरसाइज सब कुछ कवर किया एंड दैट चैप्टर वाज अल्टरनेटिंग करंट। और आज हम करेंगे सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, आज कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। देखा जाए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें से 3 सवाल होते हैं, हो सकता है वो एमसीक्यू हो सकता है वो एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल हो। तो छोटा चैप्टर है, एक्सरसाइज एग्जांपल और एडिशनल मिलाकर के कुल लगभग 30 सवाल है, तो उनको आकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर अपना प्यार दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज फिजिक्स के सारे बच्चा लोग, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक्स हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हो, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी का पूरा सीरीज हो, सब कुछ फ्री में आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिल जाता है। तो नोट्स के लिए जो भी मैं पढ़ाता हूँ डेली हैंड रिटन नोट्स, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। एंड सैम्पल पेपर जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं फिजिक्स के 2023 वाले विद्यार्थी हो, तो यू मस्ट डू दिस वंडरफुल 10 सैंपल पेपर जो कि सिर्फ 299 रुपए में और क्लास 24 ऐप पर अवेलेबल है। तो ऐप भी डाउनलोड कर लेना। एंड इस चैप्टर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसे सीखने के लिए आप ये चाणक्य नीति 4.0 के प्लेलिस्ट को विजिट करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी डिटेल्स आपको चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चा लोग। एंड दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो हाउस द जोश बच्चा लोग, शुड बी हाई, राइट। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। थोड़ा बड़ा लग रहा है बट आसान है, टफ नहीं है। वैसे भी इस चैप्टर इस चैनल का जो है थीम है बच्चा लोग, दैट इफ यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कांसेप्ट डे विल कम इन लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर इस मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। सवाल पढ़ते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यू कैन सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सर्कुलर प्लेट्स है ना, तो ये सर्कुलर प्लेट्स है बच्चा लोग कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आप साइड से उसको देख रहे हैं तो उसको सिर्फ इसी तरीके से दिखाया जा सकता है, ऐसा रहता है तब वो सर्कुलर रहता है। फिर कहता है कि उनकी जो रेडियस है ना वो 1 मीटर है। ध्यान देना, प्लेट की जो सर्कुलर प्लेट की रेडियस है वो आपकी 1 मीटर दे रखी है और उसका कैपेसिटेंस भी दे रखा है 1 नैनो फैराड। तो हम एक बार डेटा सब लिख लेते हैं। तो रेडियस ये आपका 1 मीटर, कैपेसिटेंस है 1 नैनो मतलब 10⁻⁹ फैराड, बराबर। चलो उसके बाद कहता है कि जब समय 0 है, टाइम इज इक्वल टू 0, इट इज कनेक्टेड फॉर अ चार्जिंग इन सीरीज विद अ रेजिस्टर। ये रहा रेजिस्टर सीरीज में लगाया हो, मतलब एक तरीके का आरसी सर्किट है, कैपेसिटेंस है और रेजिस्टेंस दे रखा है। सो द रेजिस्टेंस इट वाज द रेडियस। तो मैं इसे इससे रिप्रेजेंट करूं, चलिए आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको कैपिटल आर से लिखना पड़ेगा। 1 मेगा ओम है और मेगा में कितनी वैल्यू होती है बच्चा, गीगा में होता है 10⁻⁹। तो ये होता है आपका 10⁻⁶, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। 2 वोल्टेज की बैटरी है, तो हमें V मिल गया 2 वोल्टेज की बैटरी। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैलकुलेट करना है अपने को मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच इज हाफ वे बिटवीन द सेंटर। तो सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हाफ वे है, मतलब 0.5 मीटर दे रखा है। इसे मैं बच्चों आर डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दैट इज 0.5 मीटर और यू कैन से द हाफ मीटर, राइट। तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और फिर उसके बाद कहता है कि टाइम कौन सा, तो इस टाइम पर जहां पर QT इज इक्वल टू CV 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस T/T। ये एक्चुअली आरसी सर्किट, ये थोड़ा सा आपके नीट और जेई का सिलेबस है, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला दे दिया। हालांकि ये सेकंड चैप्टर का ही है, थर्ड चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया जाता है। सेकंड चैप्टर में दैट इज RC, यानी कि एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सर्किट होता है। तो किसी भी टी टाइम पे चार्ज कैसे निकालते हैं वो इस इक्वेशन से निकालते हैं। तो घबराइए मत, बोर्ड में ये नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे, बिकॉज नीट में आ सकता है, स्टेट बोर्ड के बहुत सारे विद्यार्थी हो तो वहाँ आ सकता है, बहुत कम चांस है कि सीबीएसई में पूछ ले। सो वेदर टाइम कांस्टेंट टाउ, उसको हम आरसी से डिनोट करते हैं। कुल जो पूरे क्वेश्चन का थीम जो है, जो सार है, वो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इस चैप्टर का पहला ही टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। सो ऑफ कोर्स हमें डिस्प्लेसमेंट करंट वाले टॉपिक से थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों की डायरेक्ट फिजिक्स के फॉर्मूले पर डायरेक्ट उस पर न्यूमेरिकल पे जंप नहीं करना चाहिए। ये वीडियो उन बच्चों को बहुत हेल्प करेगा जो लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो लगातार फिजिक्स के सारे क्लासेस हमारे अटेंड कर रहे हैं। ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो उसी कॉन्सेप्ट से मैं उठा रहा हूँ कि आपने मैक्सवेल्स का एक जो इक्वेशन देखा था, वैसे ये एम्पियर सर्किटल लॉ था, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ में गलती थी, उसी गलती को सुधार करके उन्होंने कंडक्शन करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट डाल दिया था। तो क्लोज लूप B डॉट DL इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट IC
प्लस में ID। देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल जाएगा इस इक्वेशन से, बट उसके लिए मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए, कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड DL वगैरह सब पता होना चाहिए कि क्या है। अब अगर ध्यान से समझो तो बच्चा ये जो कंडक्शन करंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने जाओ तो कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच की बात चल रही है। तो कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में तो हवा होता है ना, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है बट तो यहाँ पर कंडक्शन है ही नहीं, तो कंडक्शन नहीं, इसका मतलब IC 0 हो जाएगा। वैसे वास्तविकता तो यही है कि कंडक्शन कहाँ रहता है, जहाँ वायर होता है। वायर कहाँ है, कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में वायर थोड़ी ना, इसलिए वहाँ पर IC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप अब फिर से ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बाय यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसे तोड़ूंगा तो BDL cos थीटा हो जाए इज इक्वल टू, नाउ इट इज म्यू नॉट ID। ठीक, ध्यान देना बच्चा, डॉट हटाया तो cos थीटा आया। व्हाट इज DL हियर इन दिस इक्वेशन, कैपेसिटर की जो दो प्लेट है, ये वाला, ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है, यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक क्लोज लूप लेंगे, ये क्लोज लूप का ही सिंबल होता है। तो जब मैं क्लोज लूप लेता हूं तो इसी क्लोज लूप पर ही DL है और यहीं पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। ऐसे कई बार आप इक्वेशंस देखते हैं जहां पर B और DL के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, जबकि जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहीं आपका DL भी है, मतलब वहीं पर आपका क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरकमफेरेंस है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी 0। तो ये हमारे लिए 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, ये 0 नहीं होगा, थीटा 0 होगा। तो अब ये हो गया B एंड देन DL इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड देन ID। थोड़ा और अच्छे से समझो, ध्यान देना। क्या इस DL की जगह पर मैं लिख सकता हूं 2 पाई R डैश? आंसर है यस। क्यों मैंने R डैश लिखा, क्यों मैंने 2 पाई R नहीं लिखा? अरे 2 पाई R में R तो इसका रेडियस है, प्लेट का, और R डैश ये रहा विच इज 0.5 मीटर। तो हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या यूज करा, मैक्सवेल्स का लॉ, जो एम्पियर का सर्किटल लॉ था, उसे में खाली एक ID ऐड किया है, ID डिस्प्लेसमेंट करेंट। तो ये हो जाएगा 2 पाई R डैश, और R डैश की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 पाई 1/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ID। 2 से 2 को कट गया बच्चा लोग। सो फाइनली जो B है वो आ रहा है म्यू नॉट ID एंड डिवाइडेड बाई वॉट, दैट इज पाई। ये इक्वेशन नंबर 1। यानी मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मुझे ID निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट इज ID, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब पूरा खेल है ID का। अब आ जाइए ID पर चलते हैं। तो एंट्री मारते हैं ID पर, किस पर बच्चा लोग, ID पर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला चैप्टर का पहला ही टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एंड देन d फाई डिवाइडेड बाई dt। ये आपका कौन सा फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो फाई देखो, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पहले मैंने आपको बता दिया क्या निकालना है, अब ID आ जाएगा तो सब आ जाएगा। तो अब ID के अंदर गए तो फिर फाई पे फंस गए, तो फाई इज इक्वल टू फंसना थोड़ी है, E इंटू ए है, ध्यान देना, ठीक है। सो E इंटू एरिया। अब बताइए एरिया किसका, आप क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स। फ्लक्स कहां पर है, इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो तो पूरे प्लेट के बीच में है। तो जब आप एरिया लेंगे वो R डैश का लेंगे कि R का लेंगे, ऑफ कोर्स R का लेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे E इंटू पाई एंड देन R का स्क्वायर, जस्ट बिकॉज R वॉज 1 मीटर। तो ये आपका हो गया E इंटू पाई। ये देखिए, ये आपका 1 मीटर था, कहाँ गया, ये रहा, 1 मीटर था, ठीक है बच्चा। चलो, तो ये हो गया E इंटू पाई। नाउ व्हाट अबाउट E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन पाई। क्योंकि कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट है, सर्कुलर प्लेट, और जो कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास आउट होती है, पॉजिटिव से निकलता रहता है और नेगेटिव के लिए हमेशा आता है। तो इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो पढ़ चुके हो कई बार, इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों के बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा की जगह पर हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट एंड देन पाई। अब आप मुझे बताओ कि ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, सोच समझ के बताना। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत घुमाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ अगर आप ध्यान से समझेंगे तभी आंसर दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। अब आप सोचिए कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये एरिया की वैल्यू क्या होगी। इसमें जब हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो वो आर क्या होगा, बताइए, कमेंट करके भी बताइए। और वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर रोक करके सोचिए बहुत अच्छे से बच्चा, बहुत ध्यान से। अगर आपने दिमाग चलाया तो बहुत अच्छे, और अगर दिमाग नहीं चलाया तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा और यही चीज़ बच्चे गलती कर जाते हैं। जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा इधर है, राइट।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पूरे डिपार्टमेंट में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पे सिग्मा को क्यू बाई ए लिखते हैं, तो ये जो एरिया है ना वो तो ये पूरे प्लेट की हुई ना, इसीलिए आप क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और आर कितना होगा 1 मीटर, जो कि उस प्लेट का रेडियस था। तो जरा ध्यान देना, तो ये हुआ आपका q डिवाइडेड बाई एरिया पाई इंटू 1 स्क्वायर, दैट बिकम्स पाई एंड देन एप्सिलॉन नॉट एंड देन ये सिर्फ पाई। अब वापस मैं आता हूँ, इस चीज को ऑब्जर्व करिए, ये पाई कहाँ से आ रहा था, इस एरिया की वजह से आ रहा था। लेकिन जो आप फ्लक्स निकाल रहे हैं वो फ्लक्स किस इक्वेशन में है, आईडी में है, और आईडी किस इक्वेशन पर बेस्ड कर रहा है, इस इक्वेशन पर बेस्ड कर रहा है। फिर से सोचो, ये इक्वेशन में क्लोज लूप बी डॉट डीएल आ गया, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी कि जो मैक्सवेल लॉ आप लगा रहे हैं वो क्लोज लूप के लिए लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो तो सिर्फ इतने डिपार्टमेंट का ही है ना। यानी ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ इस वाले रीजन के लिए ही वैलिड है, इसीलिए इस वाले रीजन की वजह से वैलिड होने पर हमें सिर्फ इतने डिपार्टमेंट का ही तो फ्लक्स चाहिए होगा, राइट। यानी हम जो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए लिखे हैं, उस एरिया में ये होना चाहिए आपका आर डैश। अब आर डैश की वैल्यू कितनी है 1/2, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो ये आपका पाई/4 हर जगह पर चलेगा, पाई/4 हर जगह पर चलेगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये आया बच्चा q/4 एप्सिलॉन नॉट। इसे मैं दे देता हूँ जो भी मेरा पहले वाला इक्वेशन था, दैट इक्वेशन वाज 1, ये मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब पूरा गेम है q पे, क्योंकि मैंने निकाल लिया फाई आ जाएगा, मैं यहाँ पटक दूंगा, लेकिन पहले मुझे q तो निकालना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, हमारे इक्वेशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर q की जो वैल्यू दी है वो है cv ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ, करेक्ट ना। चलिए तो q इज इक्वल टू c की वैल्यू देख लेते हैं। तो c की वैल्यू देखिए क्या दी है, c की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना था, 9 था, नैनो है ना, तो 10 पावर माइनस में 9, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 10 पावर माइनस में 9, ये आपका 10 पावर माइनस में 9, और वोल्टेज जहां तक मुझे याद है 2 वोल्टेज था, ठीक है। फिर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ, टाउ इज व्हाट आर इंटू सी, आर आपका 10 पावर 6 है, आर आपका मेगा में था तो 10 पावर 6 है, एंड जो सी है बच्चा वो 10 पावर माइनस में 9 है, तो यहाँ पर 10 पावर माइनस 3 कर दूं, चलो 10 पावर माइनस 3 हो गया, राइट। तो ये चीज हो गई। अच्छा टी की वैल्यू दी हुई है 10 पावर माइनस 3 सेकेंड, अगर आप देखो तो ये देखो 10 पावर माइनस में 3 सेकेंड कहाँ गया, ये रहा। लेकिन अभी डायरेक्ट मत रखो, बिकॉज हमें ना आईडी पर जाना है, बेसिकली इस करंट पर पहुंचना है, तो चार्ज को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए अभी हम कुछ नहीं करते हैं, अभी इसको हम एज इट इज रखते हैं। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं कि चार्ज q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर में माइनस में 9 ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी एंड देन 10 पावर माइनस में 3। चार्ज भी मुझे मिल गया, यहां पर आ जाएगा, रख दो इसके अंदर, आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 2। अच्छा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन ही है इसलिए पूरा आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। पाई इज इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व किया तो q/4 था, यहां रखा तो 2 इंटू 10 पावर माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एंड देन ब्रैकेट बच्चा लोग 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस में 3 ब्रैकेट ओवर। तो ये कटेगा 2/4 से, तो ये आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड देन 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस में 3। अब मुझे 5 मिल गया, क्या मैं यहां जा सकता हूं, d5/dt निकाल लूं। चलिए आइए, तो d5 डिवाइडेड बाई dt जब आप करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को आईडी तो चाहिए, जब आप d5/dt निकालोगे तो फिर क्या आंसर आएगा, जरा ध्यान देना बच्चा। तो 0.5 और 10 पावर माइनस 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है तो इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, 10 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये 1 का तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन लिखना छोड़ देते हैं, माइनस में e पावर है समथिंग, और आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन में e का पावर जो भी होता है वो वही आंसर आ जाता है। तो ये आपका माइनस में e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 3 तो रहेगा ही, लेकिन आपको इस टर्म्स का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब आप इस टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनटू में माइनस एंड देन 1/10 की पावर माइनस 3 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। यस बच्चा, सो e की पावर में माइनस एक्स डिवाइडेड बाई समथिंग था, सो व्हेन यू डू अ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस e पावर समथिंग एज इट इज लिखा, इनटू में फिर माइनस करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस भी बाहर आ जाएगा, और साथ में बटे वाला 10⁻³ रेशियो वाला भी मल्टीप्लीकेशन में हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, करेक्ट।
तो अब जब आप इसको सॉल्व कर देंगे 10⁻³ जब एक बार इसको वापस ऊपर भेज देते हैं, थोड़ा यहाँ पर अच्छे से देखना कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं और आप गलती ना करें उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना और आपको भी ध्यान रखना है। सो वी हैव दिस d5/dt विच इज़ 0.5 10⁻⁴, और ये देखिए 10⁻³ है। जब भी 10⁻³ यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1। तो ये बना 0.5 एंड देन 10⁻⁴ प्लस 3 विच मीन्स 10⁻⁻1 एंड देन e⁻⁻t डिवाइडेड बाई 10⁻⁻3, करेक्ट, एंड देन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑल राइट, इतनी वैल्यू हमें मिल चुकी है, यहाँ तक सब कुछ फाइन है। अब ये जो वैल्यू आ गई d5/dt की वो मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का था सिंबल क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। तो id फाइनली क्या होगा, देखिए ध्यान से, जब मैं ये डेटा यहाँ रखता हूँ तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, यानी कि ये हुआ 0.5 10⁻⁻1 एंड देन e⁻t एंड देन 10⁻⁻3, दिस इज id। सो फाइनली बच्चा लोग हमारे पास में id आ चुका है। यस बच्चा, तो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक मैंने किया था, यहाँ 10⁻⁹ चल रहा था, करेक्ट, तो मैंने यहाँ 10⁻⁴ बाय मिस्टेक लिखा था। सो इट बिकम्स 10⁻⁹, 10⁻⁹ हर जगह पर है, -3 इधर जाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी 10⁻⁶। ओके, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कट गया, और फाइनली क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन कर लिया है तो आफ्टर डिफरेंशिएशन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ टाइम विच इज 10⁻⁻3। तो ये 10⁻3 ऊपर वाले 10⁻3 से कटेगा तो 10⁻1 सॉरी e⁻⁻1 हो जाएगा। तो फाइनली अब हमारे पास id आ गया है। अब हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर एकदम स्टार्टिंग का इक्वेशन, जो ये इक्वेशन था b इज इक्वल टू म्यू नॉट id डिवाइडेड बाई पाई। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 b इज इक्वल टू म्यू नॉट id एंड देन डिवाइडेड बाई पाई। तो अब देखिए म्यू नॉट एज इट इज, या म्यू नॉट की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, 4 10⁻⁻7 अपॉन में पाई एंड देन id है आप लोगों का 0.5 10⁻⁻6 एंड देन e⁻⁻1 दैट इज 1/e, और 1/e यानी कि e की जो वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 2.718 होती है। बस बच्चों, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर आंसर। तो 0.73 × 10⁻13 कुछ इसका आंसर है। तो ये लीजिए, एक बार मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूँ कि कैसे हमने स्टार्ट किया। यहाँ पर कंफ्यूजिंग करने वाला फैक्टर यही हो सकता है कि यार ये रेडियस क्या है और ये क्या है। तो ध्यान से देखो, जब आप फ्लक्स निकाल रहे हो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए में, वो जो एरिया है वो आपको इस डिपार्टमेंट का लेना होगा, राइट, विच इज पाई एंड देन 1/4 r², बिकॉज आर डैश इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 0.5 यानी कि 1/2। और जब आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट सिग्मा के अंदर जो q/a है उस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा इस प्लेट पर है, इसके पूरा यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर ऑलरेडी वी हैव नेगेटिव। सो फॉर दिस यू हैव टू राइट दैट पाई r² एंड फॉर दैट r इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1 मीटर। अच्छा सवाल था, बड़ा सवाल था, लेकिन घबराने की बात नहीं, अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो तो ईजिली यू कैन किल इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको सॉल्व करने पर देखिए आपका जो आंसर है वो भी बता देते हैं। आपका जो आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑलमोस्ट, हाँ यहाँ पर 0.724 10⁻13 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आसान सवाल है, देखिए ध्यान से। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज। तो हमारे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चा, सिंपल है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 25 मेगा यानी कि 10⁻6 एंड देन वी हैव हर्ट्ज, ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जो EMW है वो कहाँ पर चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ स्पेस एंड टाइम E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 6.3 J वोल्ट पर मीटर है। तो आपसे बोलता है व्हाट इज B एट दिस पॉइंट। यहाँ पर डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं, अगर आपको E गिवन है तो आप B सीधा सीधा निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी इज इक्वल टू BC, वो वाला BC नहीं बच्चा पार्टी, नहीं तो मार खाओगे। यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड है, C स्पीड ऑफ लाइट है, बहुत चालाक, हाँ ब्रो, चालाक 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 ब्रो। सो E/C, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 6.3 एंड C आपका जो है 3 × 10⁸। नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट इट। हाँ, अगर डायरेक्शन के ऊपर चलना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में, तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन में, ये आपका y हो गया, ये आपका z हो गया। जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑसिलेट हो रहा है J में, तो फिर ये आपका k डायरेक्शन ही होना चाहिए। एंड याद रखिएगा E×B is basically the electromagnetic wave direction. So electromagnetic wave direction is your I cap and it is already given that electric field is in J cap, मतलब कि
जे कैप है ना, तो जे है तो ये इट मस्ट बी के, बिकॉज जे क्रॉस के इज इक्वल टू अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी आई कैप, सिंपल। चलो आसान, तो इसका आंसर है 2.1 10⁻⁸ k cap and then Tesla. The next question, again it is a very simple question, simply you have to compare with the electromagnetic wave equation. तो magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by By is equal to this. एक बार equation को लिख लेते हैं अच्छे से। तो magnetic field y direction में है, we have 2 into 10 power minus में 7 bracket, there is sign and then we have bracket 0.5 into 10 power में 3, फिर देखो बच्चा x है प्लस 1.5 into 10 पावर 11 एंड देन t। वैसे जो इक्वेशन हमने आपको बताया है उसमें तो ये इक्वेशन रहता है b इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स। आप इसे अल्टरनेट कर सकते हो, पहले x को लिख सकते हो उसको बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ध्यान से ये समझना, ये मैंने पढ़ाया भी है मेरे वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, कि जब यहाँ पर माइनस आ जाता है दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज और सॉरी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पर क्या है x है ना, तो पॉजिटिव x है, उल्टा करना, माइनस है तो पॉजिटिव पे चलेगा, और अगर नेगेटिव पे चल रहा होता तो फिर ये इक्वेशन प्लस हो जाता। उस हिसाब से बच्चा लोग यहाँ से देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज यहाँ पर x वो भी प्लस इक्वेशन है पूरा, तो ये आपका कहाँ चल रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सो अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन दी माइनस एक्स डायरेक्शन, ये हमें पता चल गया। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बी वाई डायरेक्शन में। सवाल क्या पूछता है, What is the wavelength and the frequency of the wave? Very simple. आप इसको इसके साथ कंपेयर करिए, तो देखिए x के साथ में k है, ये k है आपका, k को क्या बोलते हैं, वेव वेक्टर बोलते हैं। So we have 0.5 into 10 पावर 3, ये k हो गया, और k का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्बडा इज इक्वल टू 0.5 into 10 पावर में 3। बस आप आसानी से लैम्बडा निकाल सकते हैं, पाई 3.14 प्लेस करो एंड यू विल गेट योर आंसर, करेक्ट। एंड उसके बाद क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी। सो लैम्बडा एक बार आ जाए तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा होता है, ये भी निकल जाएगा, सी फॉर कैट बिल्ली बिल्कुल भी नहीं, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ द सेकंड वन इज राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे ई नॉट चाहिए, एंड हाउ टू कैलकुलेट ई नॉट, इट्स वेरी सिंपल, ई इज इक्वल टू वॉट बच्चा लोग, बी सी। बी नॉट आपके पास में है, दैट इज 2 into 10⁻⁷ मल्टीप्लाई विद सी 3 into 10⁸ यू विल गेट योर ई नॉट। अच्छा ई नॉट आ जाए, फिर सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे, वो कैसे पता चलेगा। तो देखिए ये जो है बच्चा लोग आप लोगों का माइनस एक्स डायरेक्शन में है, कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ई क्रॉस बी वाले डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ये ऑलरेडी हमें पता चल गया, माइनस आई कैप है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, ये जे कैप है। तो देखो ऐसे देखो सीक्वेंस में, तो आई जे एंड देन के, आई क्रॉस जे के कैप होता है, जे क्रॉस के आई कैप होता है, एंड के क्रॉस आई आपका क्या होता है, के क्रॉस आई जे कैप पे होता है। लेकिन अगर मुझे ये माइनस में चाहिए तो मुझे सीक्वेंस को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका के क्रॉस जे होगा, अगर मैं के क्रॉस जे कर दूं, के क्रॉस जे, तो ये अल्टीमेटली माइनस आई कैप हुआ ना, उल्टा ही तो चल रहे हो आप। अगर जे क्रॉस के होता तो फिर ये आई कैप होता, लेकिन अगर ये माइनस आई कैप है इसका मतलब आप के क्रॉस जे चल रहे हो, तो यहाँ के ही आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, जेड डायरेक्शन में। So finally we can write like this, Ez is equal to E0 and then sin, ट्रेवल तो कर रहा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी डायरेक्शन में, तो आप इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो कि x प्लस में ओमेगा टी। सिंपल, आप ये वैल्यू एज इट इज रख दो, ये वैल्यू एज इट इज रख दो, ई नोट जो यहाँ से आपने निकाला है वो रख दो, दैट इज योर फाइनल आंसर, सिंपल, ठीक है। चलिए ओके, सो लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट वन, नंबर 4, लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चा, जब मैंने लाइव सेशन में आकर के ये सब कुछ पढ़ाया चाणक्य नीति के अंदर तब ये क्वेश्चन भी कराया था। एनर्जी फ्लक्स दे रखा है, अब ये नई क्वांटिटी आ गई कि सर ये दुनिया में तो कहीं पढ़ा ही नहीं था, सर ये क्या है। तो एनसीईआरटी भी कभी कभी आपका साथ खेला खेलता है कि हम देखते हैं बच्चों का पार्ट एकदम अच्छे से पढ़ा है कि नहीं बाबा एसएसपी के साथ। तो 18 वॉट पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एनर्जी फ्लक्स को अगर आप ध्यान से देखो, इसको तोड़ो यूनिट में, मैं आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाऊं, तो वॉट दैट मीन्स जूल पर सेकेंड, एंड देन सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी आई कैन राइट 10⁻⁴, यहां लिख दो 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर, यानी एक सेकेंड में एनर्जी इन 1 सेकेंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले प्लेट पर या सरफेस पर कितनी है, तो वो है 18 × 10⁴ मीटर का स्क्वायर जूल। ये इधर आ गया ना, फिर से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये जूल में है, यानी 18 × 10⁴ जितना जूल, यानी इतनी एनर्जी एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर जितने एरिया पर पड़ी है, वही तो बोल रहा है।
वो लाइट का जो एनर्जी है वो इतना है, 1 सेकेंड के अंदर एक सरफेस है जिसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, उस पर इतना वो गिरा। ठीक, फिर देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ नॉर्मल इंसिडेंस, जो उसके ऊपर गिरा, इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग अ 30 मिनट। अब मेरे को दो चीज अलग से दे दिया कि भैया एरिया जो है वो 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर है, और जो टाइम है वो 1 सेकेंड ना होकर के कितना है, कितना मिनट है, 30 मिनट है, और 1 मिनट में कितना सेकेंड, दैट इज गोइंग टू बी 60 सेकेंड। सो हाउ टू डील विथ इट, इफ वी हैव 1 सेकेंड टाइम देन एनर्जी वी हैव, इफ वी हैव 1 मीटर स्क्वायर एनर्जिया, हमारे एनर्जिया जो है बच्चा लोग हमारे पास है। अब हमरे को क्या चाहिए, हमरे को चाहिए कि अगर एरिया इतना होता, इतना टाइम होता तो एनर्जी कितनी होती, तो आप यहां लिखोगे नाउ द एनर्जी फॉर द गिवन वैल्यू जो कि दिया हुआ है वो आपका हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 गुणे 10 की घात 4 जो आपका था ही, इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4 कहां से है बच्चा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया था, 10⁻⁻4 एंड देन 30 इंटू 60, ये आपका जूल हो गया। करेक्ट, सो वी हैव एनर्जी, यहाँ पर हमें एनर्जी मिल गई। अच्छा सर एनर्जी पे जा कहा रहा है, उसका रीजन है बच्चा अपने को चाहिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग दिस टाइम स्पैन। तो उल्टा देखो, ऐसे उल्टा करके देखो, फोर्स इज इक्वल टू P बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। P इज व्हाट, दैट इज मोमेंटम। अल्बर्ट आइंस्टाइन के इक्वेशन के हिसाब से E इज इक्वल टू पी सी, सो P इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज E बाई सी। सो फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी आई कैन कैलकुलेट मोमेंटम। ये सब कुछ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है। और मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करोगे, तो P इज इक्वल टू यू आई सी, या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाई सी। निकल गया, इसकी वैल्यू को जो भी है 3 इंटू 10⁻8 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा। Once you get the value of P, so simple, F is equal to P by T, Newton's second law of motion, NSLOM. So now you can calculate the value of force. अच्छा सवाल था, और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आ गया है। There are lot of students जो कि स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एनसीईआरटी करना कंपलसरी, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना। और एनसीईआरटी की खास बात ये होती है कि जब आप पूरा सॉल्व कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वॉट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो आपको बोल रहा है कि 100 वॉट का ऐसे बल्ब है, वहां से 3 मीटर के डिस्टेंस पर आप चले जाओ, तो बताओ इस जगह पर, क्योंकि ये बल्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो छोड़ रहा है, ऐसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहा है, तो 3 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो आपसे पूछ रहा है। तो बच्चा हमारे पास जब भी पावर होता है ना, हम इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटेंसिटी मिलेगा तो आप सब पास हो जाओगे। ऐसा एक ट्रिक मैंने बताया था, कभी जीवन में मत भूलना। एक टीचर आपको इंटेंसिटी देता है तो आप हमेशा पास हो जाएंगे। पास, PA, डबल एस को खा जाओ, ठीक है। सो P बाई ए ऐसे याद रख सकते हो, पावर अपॉन में एरिया। तो पावर अपने पास में है बॉस, कितना है 100। एरिया क्या लोगे, अब देखो ये अगर जैसे ये बल्ब है, तो ये बल्ब की रोशनी सिर्फ ऐसी नहीं है ना स्ट्रेट जाएगी, ऐसे भी तो 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 जाएगी, स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल शेप में इसीलिए इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 4πr²। रेडियस भी अपने पास गिवन है, दैट इज 3 मीटर, करेक्ट। हर 3 मीटर पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है। बट एट द सेम टाइम एक लाइन आगे पढ़ो, एज्यूम द इफिशियंसी ऑफ द बल्ब इज 2.5%। मतलब इस 100 वॉट का सिर्फ 2.5% ही इफिशियंट है, तो इसीलिए यहाँ पर इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। 2.5% है ना, इससे 2.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कटा कटा, ये आपका हो गया 2.5 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 339। इसको सॉल्व करिए, आपकी इंटेंसिटी आ गई। अब इसके बाद में ना हमें निकालना है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखना, मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है बच्चा, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो लेक्चर जब तक आप नहीं देखोगे तो न्यूमेरिकल्स में खाली आप सुनते रहोगे, बट दिमाग में क्लिक नहीं होगा। सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, शुरुआत में ही बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिटेल लेक्चर देखना है, लाइव सेशन 1 शॉट वीडियो, तो चैनल पर पड़ा हुआ है। उस वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया है। हंसोगे अभी आप लोग कि आपके बालों में सर्दियों के दिन में क्या आ जाता है, डैंड्रफ। उसको हिंदी में कहते हैं रूसी। तो रूसी से याद रखिए सर ये क्या है, बट बच्चा ये अपना टेक्निक है। I इज इक्वल टू रो इंटू सी, वेर रो, व्हाट इज रो, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है बच्चा लोग, वो होता है E² RMS एप्सिलॉन नॉट एंड देन C।
ये फॉर्मूला पढ़ाया जा चुका है, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही है, याद करने का तरीका है. सो वी हैव आई इज इक्वल टू रो इनटू सी, वेयर रो इज व्हाट, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड उसकी वैल्यू है ई स्क्वायर आर एम एस एप्सिलॉन नॉट. अच्छा, हम ई आर एम एस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर एंड देन एप्सिलॉन नॉट एंड देन सी. आई तो हमें यहाँ से मिल चुका है, सो आई इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 बिकॉज रूट 2 हट जाएगा बच्चा लोग, एंड देन एप्सिलॉन नॉट एंड देन सी. सो फाइनली वी हैव ई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आई जो भी है, एंड देन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन सी. इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ ई नॉट. जैसे ई नॉट निकल जाएगा बच्चा, बी नॉट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका, ई बराबर में बी सी, सो बी इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई सी. यहाँ से आप बी नॉट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. डन. इसे टेक्स्ट बुक में देखेंगे ना, तो टेक्स्ट बुक में बहुत अजीब तरीके से लिखा है कि हाफ ऑफ द इंटेंसिटी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाफ ऑफ द जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में. अरे भाई ठीक है, हाँ बात सही भी है कि टोटल इंटेंसिटी जो है इक्वली डिवाइड होगी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हर जगह पर यहाँ पर जो ओवरऑल इंटेंसिटी है उसका आधा इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का है और आधा इसका मैग्नेटिक फील्ड का है. बट बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आप सीधा सीधा यूज करो आई बराबर रो इंटू सी, रो की जगह पर लिखा ई नॉट आया तो फिर इजिली आप बी नॉट भी निकाल सकते हैं. आई थिंक द एंटायर एग्जाम्पल इज डन, राइट. चलो तो आ जाओ अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं. बट बच्चा एक्सरसाइज पर जाने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू गाइज. अगर आप फिजिक्स का सैंपल पेपर नहीं कर रहे हो बच्चा, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो इट्स टफ टू गेट 65 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स. आपके पास में एक सैंपल पेपर होना चाहिए, किताब अच्छे से होनी चाहिए. मैंने बहुत मेहनत करके बच्चा 10 सैंपल पेपर बनाया है एंड द प्राइस इज़ ओनली 299, जिसकी डिटेल मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है लिंक. क्लास 24 पे जाओगे और मैं आपको एक नंबर भी बता देता हूँ, आप इस नंबर पे कॉल करो. अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. दैट इज़ 8302972601. द 299 प्राइस इज देयर. दीज आर वेरी 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 एक्सक्लूसिव सैम्पल पेपर जो कि आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देंगे, है ना. बहुत ही ज़बरदस्त सैम्पल पेपर हैं, आपके प्राण भी निकलेंगे. विद सॉल्यूशन अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, तो ज़रूर इन्हें कर लेना परचेज, ठीक है. चलो बच्चा आ जाइए वापस बैक टू द पॉइंट, एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन टू दी एक्सरसाइज में कुछ अच्छे सवाल भी हैं. छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा. आइए चलिए चलते हैं. फिगर 8.6 क्या कह रहा है, तो फिगर 8.6 में दिख रहा है कि हमारे पास में 2 सर्कुलर प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं. तो फिगर 8.6 शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट, ठीक है. एक पॉजिटिव प्लेट होगा, दूसरा नेगेटिव प्लेट होगा. ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, दोनों का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है. एंड सेपरेटेड बाई अ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इनके बीच में सेपरेशन भी है, दैट इज 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस. द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स नॉट शोन इन द फिगर. इसको चार्ज किया है किसी बैटरी को लगा करके, किया होगा, फिगर में दर्शाया नहीं है. एंड द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट, इज सेइंग इक्वल टू 0.15 एम्पियर. जिससे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वो 0.15 एम्पियर की कांस्टेंट करंट है. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ change of potential difference between the plates. So first of all let's focus on the capacitance and the rate. कैपेसिटेंस निकालते हैं सबसे पहले, तो पहले सवाल का आंसर दे देते हैं. तो पहले सवाल के आंसर में 2 सवाल पूछा है कैपेसिटेंस. तो C बराबर में बच्चा सिंपल A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है. एरिया हम क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी. क्या पाई की वैल्यू हमें पता है, जी हाँ बिल्कुल, दैट इज 3.14. आर हमें पता है क्या, रेडियस, जी हाँ बिल्कुल, कितना रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर 144, 10 की घात माइनस में 4, एप्सिलॉन नॉट 8.85, 10 पावर माइनस में 12. एंड व्हाट अबाउट डी, डी इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दैट इज गिवन इन 5 सेंटीमीटर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू मीटर. अंग्रेजी बोल रहे हैं बच्चा लोग, बहुत जल्द हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सारे के सारे लेक्चर CBSE 2023 से पहले एग्जाम से पहले आने वाले हैं. इसीलिए हमारे इस बात को जितना हो सके उतना भौकाल के साथ हर जगह पर फैला दीजिए. इंस्टाग्राम पर ये वाला पॉइंट कट करके मुझे टैग जरूर करना कि बाबा SSP अब हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सब कुछ बहुत ही प्यारे तरीके से आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभवांतर, संधारित्र, कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं, राइट. कुछ में याद है मुझे, मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाया है 2011 से लेकर के 2015 तक की बैच मुझे याद है. सो एट द टाइम आई वॉज टीचिंग. हिंदी मीडियम के बहुत सारे विद्यार्थी होते थे, बड़ा मज़ा आता था. तो आप सभी बच्चों का मैं मदद वापस करने वाला हूँ यूट्यूब पर. ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा. जितने भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, चाहते हैं सर जल्दी आए, तो जल्दी कमेंट करो, बिकॉज वीडियोस मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ
और इसी बोर्ड पर कर रहा हूँ लिख लिख करके, और जल्दी ही आप लोगों को चैनल पर देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल लीजिएगा बच्चा लोग। अब तो क्या ही है, डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच का, है ना, हो गया सिंपल। अब आप सी निकाल लोगे। इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में देखो बहुत अच्छा बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डीवी बाई डी टी, रेट यानी डीवी बाई डी टी। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, क्यू बराबर में सी वी। तो मैं दोनों तरफ कर देता हूं डिफरेंशिएशन। इट इज गोइंग टू बी डीवी बाई डी टी, बिकॉज कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रहा है। ये डी क्यू बाई डी टी बन जाएगा करंट, जैसा कि आप जानते हैं। सो आई इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। तो यहां से आप डीवी बाई डी टी को जब सब्जेक्ट बना लीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा आई डिवाइडेड बाई सी। क्या आपके पास में आई है? जी हाँ सर, दिया हुआ है 0 पॉइंट कितना दिया था, 0.15 एम्पियर। सी यहाँ पर बच्चा लोग आपका कैपेसिटेंस है जो कि गिवन है, जो कि यहाँ से आपने निकाल लिया, रख दीजिए, ये निकल गया। आइए बी पार्ट पर चलते हैं। ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट। एनसीईआरटी कभी कभी आपके साथ खिलवाड़ करती है, जीवन के साथ भी बहुत खिलवाड़ करती है, तो यहाँ पे भी वो खिलवाड़ ही कर रही है। वास्तविकता में जो कंडक्शन करंट होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाता है। याद रखना, ये जो कंडक्शन करंट है वही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो कंडक्शन करंट कितनी है, 0.15 एम्पियर। ऐसा थोड़ी होगा कि 0.15 एम्पियर यहाँ पर आया और यहाँ पर ससुरा 16 एम्पियर निकल गया, आई खपाच। तो फिजिक्स की भैंस हो गई बच्चा लोग, फिजिक्स की वाट लग गई, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर 0.15 एम्पियर आया तो भाई यहाँ 0.15 एम्पियर ही बनेगा। बट क्योंकि लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे वायर नहीं है फिर भी करंट है, तो करंट कितनी है और उसका नाम क्या दिया गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। बट याद रखिए कंडक्शन करंट ही एट द एंड आपका डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है। तो एनसीईआरटी खेल रही है, आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है, बट उस क्वेश्चन का आंसर वही है जो आपके सवाल के अंदर है, 0.15 एम्पियर। तीसरा सवाल भी बचकांड हरकतें कर रहा है, ध्यान से देखिए। किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लीकेबल है यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल एप्लीकेबल है। जो टोटल करंट आप कह रहे हो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, वो आई सी और आई डी है क्या, दैट इज द सम ऑफ द कंडक्शन करंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेशक किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ है, किरचॉफ का जो करंट लॉ है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सवेल का करेक्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन में करंट का सम ही है। और अगर आप जंक्शन लॉ को याद करो तो उसमें यही था, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब सभी करंट का समीशन अलजेब्रिक सम इज गोइंग टू बी जीरो। हालांकि यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए आई सी प्लस आई डी इज इक्वल टू जीरो। तो आई सी इज इक्वल टू माइनस में आई डी, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। चलो हो गए सवाल खत्म, पैसा हजम भौजी नाचे छमाछम। अगले सवाल पर चलते हैं। नंबर 2, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो बच्चा रेडियस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्टेज है, तो यहाँ पर 230 वोल्टेज। अब आप मुझे बताओ, ये बेस्ड है प्रीवियस वाले चैप्टर पर, एंड अगर ये वोल्टेज दिया है दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट दिस इज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, सो वी हैव 300 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट। Now, what is the RMS value of the conduction current? It's very simple to calculate because we have a capacitor और VRMS दिया है। जब भी आपको करंट बोले बच्चा, प्रीवियस चैप्टर ही है यहाँ पर, I इज इक्वल टू ओम्स लॉ को फॉलो करो, तो I बराबर में होता है V अपॉन में R। बट क्योंकि यहाँ कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होगा कैपेसिटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस सॉरी। जब यहाँ RMS लिखो तो यहाँ भी RMS लिखो, ये ध्यान रखना। तो VRMS आपका 230 था ही, और XC होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 230 ओमेगा की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एंड देन सी। क्या सारी वैल्यू है? जी हाँ सर, पाई 3.14, फ्रीक्वेंसी इतनी, कैपेसिटेंस कितना, 100 पिको फेराड रख लो। सो 230 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना भैया 300, और राजा बाबू सी कितना, तो सी कितना, तो 100 पिको फेराड, पिको 10⁻⁻12। इसको सॉल्व किया, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए हो गया। सेकंड पार्ट पर आते हैं। इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट? हाँ हाँ हाँ, यस बिल्कुल सही है, कंडक्शन करंट ही डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसको प्रूफ करना हो बच्चा तो देखो प्रूफ भी कर देता हूँ। तो कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा था तो यहाँ पर प्लस प्लस थे, यहाँ पर माइनस माइनस थे, हालांकि थ्योरी में भी बताया था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार यहाँ पर डेवलप होते जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स में चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स में चेंज की वजह से यहाँ जो करंट निर्माण हो रहा है उसे आपने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो जो टोटल फाई है वो आपका अंदर में E इंटू ए है, या ऐसे कह दीजिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर टोटल पॉजिटिव की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, नेगेटिव की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सोच के देखो कितना हुआ,
2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 गॉन तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में A एंड देन वी हैव एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ऑल अबाउट E। मैं फिर से कहता हूं, शब्द पे ध्यान दीजिए, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आए तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड आई। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड में होने वाला चेंज एरिया के साथ हो रहा है, तो E इंटू ए दैट इज फ्लक्स। यानी ऐसा सोचो दिमाग के अंदर कि जैसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो वो क्या बनाता है? करंट बनाता है, बट वो इंड्यूस करंट होता है। उसी तरह से जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है तो वो करंट बनाता है, बट वो डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है। यहाँ हमें बताना है कि क्या डिस्प्लेसमेंट करंट ही आपका कंडक्शन करंट है। तो देखिए फिर से वापस इक्वेशन पर आ जाइए। अब मैं इसको डी बाई डी टी कर देता हूँ। सो दिस इज डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एंड देन ए एंड देन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आज इस बार पेन को थोड़ा चेंज करते हैं, खूबसूरत पेन लेके आते हैं। अभी देखिएगा राइटिंग बहुत चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये जो डी क्यू बाई डी टी है ये क्या है? करंट है ना, तो ये आपका हो गया ए एप्सिलॉन नॉट, देख रहे हैं, डी ई अपॉन में डी टी। खूबसूरत हो गया ना पेन बच्चा लोग। एंड देन वी हैव दिस इज आई डी। तो ये जो ए अंदर जाएगा तो ई डॉट ए क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड देन डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी। तो आई डी हालांकि आ रहा है आपका एप्सिलॉन और डी फाइव बाई डी टी, बट आई डी आपने कहा किसे? डी क्यू बाई डी टी को ही तो कहा, और डी क्यू बाई डी टी है क्या? जो यहां से रेट ऑफ चार्ज हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपके वायर में से चलने वाली कंडक्शन करंट ही यहां पर निर्माणित होने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्म में बोली जाती है। दैट्स इट, सिंपल एंड स्वीट। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट। ये बहुत ध्यान से देखिए बच्चा, ये इसकी एक्सिस है बराबर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव करंट ऐसे ही चल रहा है, ऐसा मान लीजिए करंट चल रहा है। तो इससे ना कितने डिस्टेंस पर चाहिए आपको? 3 सेंटीमीटर पर, इस डिस्टेंस पर चाहिए। मैं फिजिक्स के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस भी लाता हूँ बच्चा, जहाँ पर सूत्र को कैसे याद रखते हैं, फॉर्मूलेस को कैसे याद रखते हैं, उनके तरीका होता है। तो कोई भी सिलिंड्रिकल शेप के अंदर इनसाइड पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए तो इसका एक ट्रिक बताया था, म्यू नॉट आई डी अपॉन में 2 पाई एंड देन आर का स्क्वायर। अंदर जा रहे हो ना इनसाइड, तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब अभी उस ट्रिक को अगर देखना है वीडियो तो जरूर सर्च कर लो, फिजिक्स ट्रिक्स बाय एसएसपी सर ऑन यूट्यूब, विल गेट माय लॉट ऑफ वीडियोस। अभी ऐसे ही तो फॉर्मूला ही है, चैप्टर नंबर 4 का आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 8वां एग्जाम्पल। लीजिए ये भी बता दिया। तो अब कुछ नहीं करना भैया, तो म्यू नॉट आपका 4 पाई 10 में 7 है। आई आपका, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई कौन सी आई है? कंडक्शन करंट ही है, वही डिस्प्लेसमेंट करंट है, बट वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है? ऑफ कोर्स जब ये प्लेटों के बीच में फ्लो हो रही है, सो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नॉट। इट इज नॉट आई आर एम एस, गलती मत करना, दिस इज आई नॉट। तो यहां हम आई नॉट लिख रहे हैं। तो 4 पाई 10⁻⁷ एंड आई नॉट कैसे निकालते हैं बच्चा लोग? तो अगर आपके पास में आई आर एम एस हो तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2, सो आई नॉट इज इक्वल टू दिस, तो आई आर एम एस इंटू √2 एंड देन वी हैव दैट डिस्टेंस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो डिस्टेंस कितना था भाई? डिस्टेंस आपका था 3 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लीजिएगा, 3 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, जो कि ऊपर वाले पाई के साथ कट ही रहा, लिखना नहीं चाहिए था। आर इज द रेडियस, ये वैल्यू, दैट रेडियस कितना था? 6 सेंटीमीटर। इसको भी चेंज कर लो, तो 6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चमका बच्चा, ग्रेट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया सवाल था, जो भी आप देखोगे सॉल्व कर रहा हूँ सब इसके अंदर बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। इसीलिए हमने आपको पहले भी बोला कि अगर आप इन तमाम जो भी यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स हैं उसको आप लेना चाहते हो तो बच्चा फ्री में है, बेस्ट है, ज़बरदस्त है। वो टेलीग्राम में आपको मिलेगा। सो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 40,000 विद्यार्थी ऑलरेडी सबको डाउनलोड करके बेनिफिट ले रहे हैं। बाबा एसएसपी के दरबार में सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, सिर्फ आपका प्यार दीजिएगा लाइक का बटन दबा करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.3, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम? थोड़ा दिमाग का खेल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। कह रहा है कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी सेम फॉर एक्सरेज ऑफ द वेवलेंथ 10⁻⁻10, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम एंड द रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर।
तो बच्चा क्या सेम है इनकी क्वांटिटी के अंदर? जैसा कि आपको पता चल रहा है कि तीन के तीनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक ही चीज सबसे खास होती है कि सब लोग सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं, और वो स्पीड कितनी होती है? वैक्यूम की स्पीड के बराबर, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इनका क्या कॉमन हुआ? स्पीड। और वो स्पीड की वैल्यू कितनी है? तो उस स्पीड की जो वैल्यू है बच्चा वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। खत्म खत्म। चलो नेक्स्ट। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। तो जो वेव है आपका जेड डायरेक्शन में चल रहा है, हमने सरलता के लिए इसे जेड मान लिया, ये वाई है, और बोर्ड से बाहर निकलना डायरेक्शन हमारे लिए क्या है? एक्स है। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स? तो जाहिर सी बात है, अगर ये वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रहे हैं कहां पर? वाई और एक्स डायरेक्शन में, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. So if your wave is traveling in z direction, it means your electric field and magnetic field must be in xy plane and they are oscillating continuously. उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहा है. तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, बहुत ही सिंपल, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 30 मेगाहर्ट्ज. पूछा क्या है भाई? व्हाट इज द वेवलेंथ? पहले इसको चेंज कर लो, 30 × 10⁶ हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी हो गई. तो f इज इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा. सो फ्रॉम हियर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? c अपॉन में f. पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. सिंपल. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 10 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा. अ रेडियो कैन ट्यून to any station in the 7.5 megahertz to this band. What is the corresponding wavelength band? ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है. इसके लिए आपको एनसीईआरटी का ये जो था थीम, रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, लाल हो जाएगा, दिखाई देगा, फिर यूवी आएंगे, एक्सरे होगा, और वो अपना गम भूल जाएगा. इसका आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है. इनके सबके रेंज याद रखने हैं. हालांकि बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ये स्टूडेंट्स को याद रखना ही पड़ेगा कि इसका रेंज क्या है फ्रीक्वेंसी का, इसका रेंज क्या है. 10वीं कक्षा के अंदर पढ़ते आ रहे हो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम या 8000 एंगस्ट्रॉम आपका विजिबल रीजन होता है. तो उसी बेसिस पे आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए. तो ये जो 7.5 मेगाहर्ट्ज से लेके 12 मेगाहर्ट्ज है, ये इसका आंसर हमने लिख दिया है बच्चा लोग. इसका वेवलेंथ निकालेंगे तो 40 मीटर आएगा, 25 मीटर आएगा. और ये वेवलेंथ बैंड है, वेवलेंथ बैंड ऑफ द रेडियो. ये रेडियो के अंदर आता है 40 से 25. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. हाँ, फिर से एनसीईआरटी आपका दिमाग चेक कर रही है कि तोरा दिमाग है कि नहीं. के बच्चा लोग देखो, सवाल बहुत ही सिंपल देले बा, और तोरा के लगी कि हमरा के पेन चलावे के पड़ी, बट पेन नहीं के चलावे के बाद, तोरा के डायरेक्ट सोचे के बाद, तोरा के दबा करके आंसर दे के बाद दबा. चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁹ हर्ट्ज. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर? तो कहानी है यार, चार्ज जब ऑसिलेट होता है तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है. फील करो इस बात को. अगर ये 10 हर्ज से चल रहा है चार्ज, ऐसे गुपाच गुपाच गुपाच, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो 10 से ही होना चाहिए. क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं यहाँ पर चार्ज को देख रहा हूँ कि वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. तो ये 1 सेकेंड में 10 बार ऑसिलेट हो रहा है, तो वेव क्या 20 बार ऑसिलेट होगी? नहीं भाई साहब, चार्ज के ऑसिलेशन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू अंडरस्टैंड कि जितना ही फ्रीक्वेंसी से आपका चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उसी से बन रही है उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए ना. सो करेक्ट आंसर आएगा 10⁹ हर्ट्ज. करेक्ट. चलो, तो करेक्ट आंसर है 10⁹ हर्ट्ज. इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है. यस, द करेक्ट आंसर इज 10⁹ हर्ट्ज. द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वैक्यूम इज इतना. B0 दे रखा है. व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? कम ऑन बच्चों. E इज इक्वल टू B0 इंटू C. 510 नैनो 10⁻⁻9 एंड देन C दैट इज 3 इंटू 10⁻8. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हम कहे जाएंगे पगल. काय के लिए बच्चा लोग? तुम लोग कर सकते हो. चलो हो गया. ठीक है, ये देखिए 153 न्यूटन पर कूलम. नेक्स्ट क्वेश्चन है. सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि आपको E0 दे रखा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन 50 मेगाहर्ट्ज. पहला सवाल बोलता है डिटरमाइन B0. क्या E0 से हम B0 निकाल सकते हैं? जी हाँ. तो B0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई C बराबर में BC. खूब आज. फिर क्या पूछा है बच्चा? ओमेगा.
तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πf। कैन वी फाइंड फ्रीक्वेंसी गिवन है क्या? यस, ये रहा देखो। तो 50 मेगा हर्ज है, तो यू कैन राइट 2π3.14, फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगा 10 पावर 6 एंड इजिली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तीसरे नंबर पर पूछता है बच्चा के इज इक्वल टू होता है 2π बाई लैम्डा। लैम्डा वैसे पूछा भी है, सो 2π f is equal to c by lambda. So lambda is equal to c upon में f. Now everything is given. 2π3.14. We have frequency है 50 गुणे 10 की घाते 6 and then divided by c, that is 3 times of 10 raised to 8. Solve करो, आंसर कुछ। ठीक है, चलिए अभी कुछ पूछा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या रे बच्चा लोग? कुछ नहीं है, c upon में f कुछ। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर e and b. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी मेरे को ये पता चलना चाहिए और b का क्या हो रहा है। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ है। कुछ बोल रहा है, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कुछ नहीं बोल रहा ना, तो आप अपनी मर्जी से मान सकते हो क्योंकि कहीं भी डायरेक्शन मेंशन नहीं है। तो आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो ई नॉट इज इक्वल टू EZ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स। क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से रख दो, एक्स की वैल्यू रख के की वैल्यू रख दो। मैंने माइनस एक्स लिया, इसका मतलब जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, और मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में कंपलसरी है। मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज होगा, सिर्फ डायरेक्शन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो यू कैन कंसिडर फ्रॉम योर ओन। ठीक, बट ये ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ के एक्स लिख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जेड और वाई में होना चाहिए। किसे देना चाहते हो जेड, किसे देना चाहते हो वाई, दैट इज अप टू यू, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस। चलिए आसान, अगले सवाल पर चलते हैं बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्राणनाथ संकट मोचन। द टर्मिनोलॉजी, ये बहुत ही थोड़ा सा कुछ नहीं है इसके अंदर, खाली कैलकुलेशन करके वो आपका दिमाग चेक कर रहा है और कुछ नहीं है इसके अंदर, तो मैं बता देता हूँ क्या है। द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन द टेक्स्ट। आपकी किताब में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भैया इसका रेंज इतना, इसका रेंज इतना, इसका रेंज इतना, इसका रेंज इतना, ये सारा आपकी किताब में दिया हुआ है। इज इक्वल टू एच न्यू बोलते हैं इसको, बट मैं एच एफ लिखता हूँ, एफ फॉर फ्रिक्वेंसी, आसान हो जाता है भाई, न्यू म्यू पा का जरूरत है, ठीक है। तो फॉर एनर्जी ऑफ अ क्वांटम रेडिएशन फोटोन एंड ऑब्टेन द फोटोन एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एनर्जी का इक्वेशन दे रखा है और बोलता है एनर्जी को ईवी में लेकर के आओ फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, डिफरेंट पार्ट्स आपके कौन से हैं? रेडियो वेव, क्या इनका वेवलेंथ गिवन है? टेक्स्ट में दिया हुआ, टेक्स्ट बुक में, उसको उठा करके उनका वेवलेंथ आपको पता चल गया। अच्छा, जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो होता है आपका एच सी बाई लैम्बडा। एफ की जगह पर मैंने सी बाई लैम्बडा लिखा। एच की वैल्यू क्या है सर? तो 6.625 10 raised to -34, दैट यू हैव टू डू। हाँ, इसको कुछ नहीं करना, इसके अंदर कैलकुलेशन ही है। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। अब जो भी वेवलेंथ होगा, जैसे कि रेडियो की बात कर रहे हो तो किताब के अंदर उसकी एक रेंज दी है, तो पकड़ के रख लीजिए, वैल्यू पुट करिए। बट ये आंसर आपका जूल में है, इसको मुझे ईवी में लाना है। तो ईवी में लाने के लिए हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल में कितना हुआ? डिवाइड बाय 1.6 10 to -19, तो 1.6 × 10⁻⁻19। अभी आ जाएगा आपका आंसर किसमें? ईवी में। तो बस बच्चा, अब लैम्बडा की वैल्यू रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर विजिबल, फिर गामा, फिर एक्सरेज, सब एक एक करके रखना है और आपको चेक करना है कि यार इनके रिलेटेड एनर्जी क्या होगी। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ माइंड का खेल और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो प्रेडिक्शन आपका चेक कर रहा है, आपका दिमाग चेक कर रहा है कि आप इसे कैसे कैलकुलेट करता है। ठीक है, चलो, तो अब आप इसे कर भी सकते हैं। देखिए, बता भी देता हूँ कैसे। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, सब इन्होंने प्लेस करा, इतना आ रहा है ईवी में, ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू इतनी आ रही है। तो अब टेबल से उन्होंने देखा कि ये जो है 10⁻³ है, ये किसका है, फिर ये 1 है किसका है, 10 raised to -3 किसका है, ये सब किसके हैं बच्चा लोग? तो ये सब आप लोगों के ऐसे ही चलेगा ना सीक्वेंस में। हाँ, रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल। रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, लाल होगा, दिखाई देगा। यूवी आएंगे, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड देन गामा। तो इनके सब ये वेवलेंथ दिए हैं, उस हिसाब से एनर्जी इनकी कैलकुलेट कर ली गई। बहुत ही सिंपल। ठीक, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटरेस्टिंग है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स सिनुसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना एंड एम्पलीट्यूड इतना। पूछा क्या है भाई? रह जाइए। तो बच्चा माफी चाहेंगे, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा टर्म्स मिसिंग था। क्या पूछा है? बस गिवन वैल्यू के बाद में शुक्ला जी ने हमारे उड़ा दिया था कि यहाँ का पूछा गया है।
तो ये 3 चीज़ें पूछी, आप किताब में जाएंगे 10वां आपका एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज से पहले का सवाल है। सबसे पहले वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ तो बहुत ही सिंपल, हम क्या कर लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, रख दीजिए C3 इंटू 10⁸ है, बहुत ही सिंपल। बी नॉट आपका कैसे निकलेगा बच्चा, तो ये देखिए ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक वैल्यू दे रखा है, तो बी नॉट ये आप लगातार देख रहे हैं कि बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, यू कैन कैलकुलेट। तीसरे पार्ट में ऐसा बोलता है कि बताइए कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रूफ करना है। तो आ जाइए प्रूफ कर लेते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होता है, सेकंड चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, बट ये बच्चा आरएमएस रहता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार ऑसिलेट हो रही है सिनुसॉइडली, है ना। तो 1/2 ई आर एम एस बेसिकली होता है ई नॉट बाई रूट 2, यानी पिक वैल्यू ई नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो फिर यहाँ 2 हो जाएगा और ये आपका ई नॉट का स्क्वायर एंड देन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका आया ई नॉट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, चलिए बच्चा देखिए ध्यान से, मैं ई नॉट की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ई की जगह पर हम बी सी लिख सकते हैं, तो बी नॉट का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर एंड देन वी हैव एप्सिलॉन नॉट एंड देन 4। मैंने क्या किया, ई की जगह पर बी सी लिखा, बट वी नो दैट, हम जानते हैं, वाह मैंने बहुत बार के बाद में ऐसे लिखा, बोर्ड्स पे पहले लिखता था, स्कूलों के अंदर पढ़ाता था तब, तो c इज इक्वल टू 1/√, में म्यू नॉट एंड देन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्रॉम हियर इफ यू राइट c स्क्वायर दैट बिकम्स 1/म्यू नॉट एंड देन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर रख लो, तो ये आपका हो गया बी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर इज गोइंग टू बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी है यहाँ पे और डिवाइडेड बाई 4 भी है, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई मेरे से, परफेक्ट, नो वरीज। तो ये आपका देखिए कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो ये आता है बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 म्यू नॉट। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग, बी नॉट का स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर इंटू 2 एंड देन म्यू नॉट, चलेगा, क्योंकि रूट 2 स्क्वायर अल्टीमेटली बिकम्स 2 एंड 2 दैट इज 4 अगेन, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पोर्शन एज बी आर एम एस, तो ये आपका हो गया बी स्क्वायर आर एम एस अपॉन 2 म्यू नॉट विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच वॉज गिवन इन चैप्टर नंबर 6। तो आपने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, चलिए आइए 10वां पॉइंट भी खत्म हुआ। अब आते हैं प्यारे बच्चों एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एसएसपी प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द बच्चा लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी खुशी वाली चीज़ें, मुझे रह नहीं पाता हूँ यार। आप में से जितने सारे बच्चे हाइब्रिड मॉडल वाले सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं मुझसे, भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, हमारे पास कोई फंडिंग वंडिंग नहीं है यार, ना ही तो कोई बहुत बड़ी टीम है, बट अकेला हूँ और मुझे ऐसे ही काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। सो अभी चल रहा है, सूरत शहर से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे यूपी और बिहार के अलग अलग जगह पर हमारा सेंटर्स रन होगा। सो बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ बता रहा हूँ, बाकी बहुत जगह पर बहुत सारा हल्ला होता है, पर अपने सिंपल तरीके से काम करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। चलिए तो एडिशनल एक्सरसाइज पर आते हैं। सबसे पहला सवाल, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये थोड़ा सा ना यहाँ पर ये रहता है, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं, तो मैं इसको एक बार लिख के आपको समझाता हूँ। तो देखो E इज इक्वल टू, आप इसको सिंपल लिख लो 3.1 विच इज ई नॉट, देन बच्चा लोग कॉस, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे सर साइन आता है, कॉस साइन दोनों सिनुसॉइडल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1.8 के बाद में देखो y है एंड देन प्लस 5.4 इंटू 10 पावर में 6 एंड देन t है। इसे अगर आप कंपेयर करिएगा द नॉर्मल इक्वेशन, तो ई नॉट कॉस 1.8y प्लस 5.4 एंड देन t, सॉरी ky प्लस ओमेगा t के साथ, तो ये आपका इक्वेशन से बहुत सारी चीजें ऐसे ही मिल गई। अब देखिए इसमें पहला सवाल बोलता है पार्ट ए का, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। सिंपल, यहाँ पर अगर माइनस वाई होता, मैंने आपको क्या बताया कि अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स हो तो समझ जाओ पॉजिटिव एक्स में चल रहा है, उल्टा करना है, माइनस एक्स है तो पॉजिटिव में, और अगर पॉजिटिव है तो माइनस में। यहाँ पर क्या आ रहा है, के वाई, पॉजिटिव है इसका मतलब है नेगेटिव वाई, तो इसका आंसर है नेगेटिव वाई डायरेक्शन, पहले का आंसर। फिर व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्बडा, तो वेवलेंथ वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ के आपका 1.8 है बच्चा लोग, और 1.8 ये बराबर होगा 2 पाई बाई लैम्बडा के, तो यहाँ से आप लैम्बडा आसानी से निकाल सकते हैं। खत्म,
सी पार्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? सो बच्चों यहाँ पर देखो ये ओमेगा टी, ओमेगा आपका इतना दिया है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 पाई एफ, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, नाउ प्लेस द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो बी पार्ट भी डन, सी पार्ट भी डन, डी पर आते हैं। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव? कमाल करते हो बच्चा लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, अगेन ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, यू ई नॉट आपके पास में है 3.1 एंड सी यू नो दैट इज 3 इंटू 10⁸ आंसर को 5। उसके बाद बात करते हैं ई पे, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्सा है, तो ई पोर्शन। अच्छा पहले सोचना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो पहले देखिए हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में होता है, ई क्रॉस बी, और वो ऑलरेडी दे रखा है माइनस में जे कैप। क्या मुझे ई और बी का कुछ पता है? ये रहा ई। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 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 आई कैप दिया है, तो ये बच्चा लोग आई कैप है, तो यहाँ क्या हो कि माइनस जे कैप हो जाए। तो अगर आई क्रॉस के होता, के क्रॉस आई होता तो जे आ जाता, लेकिन आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस में जे कैप ही तो आता है। सीक्वेंस याद है ना, आई जे एंड देन के, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप एंड आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस के माइनस जे कैप, तो के कैप है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका कहां पर है, जेड डायरेक्शन में है, तो बी नॉट कॉस में है तो कॉस ही लिखेंगे, और इस टर्म्स को छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 1.8y प्लस 5.4 इंटू 10 पावर में 6 एंड देन टी, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चा। सखी सैया तो खूब ही कमाता है, महंगाई जाया न खाए जाता है। So the next question is on the board and it is given that about 5% of the power of 100 watt light bulb is converted to visible radiation. And what is the average intensity of visible radiation? तो बच्चा यहाँ पर देखो एवरेज इंटेंसिटी पूछ रहा है। पहला सवाल में बोलता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द बल्ब, बहुत ही सिंपल, I इज इक्वल टू पी बाई एरिया दैट इज 4 पाई आर का स्क्वायर, बट इसका हम कितना परसेंट लेंगे, 5%, तो गुणे 5 बटे में 100 कर दीजिए, एक बार आर रखेंगे 1, एक बार आर रखेंगे 10, खत्म। सो काइंडली प्लेस आर इज इक्वल टू 1 मीटर इन दिस इक्वेशन एंड देन टेक आर इज इक्वल टू 10 मीटर इन दिस इक्वेशन एंड गेट योर आंसर। क्या रखा है भाई इसके अंदर, कुछ नहीं है। अज्यूम दैट द रेडिएशन इज एमिटेड आइसोट्रोपिकली, मतलब हर जगह पर एक जैसा। ओके, स्विच टू द नेक्स्ट वन। यूज द फॉर्मूला लैम्बडा मैक्सिमम इनटू टी, इसको पता है क्या बोलते हैं, 11th क्लास का ये वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ था कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग वेवलेंथ की सोर्सेस को छोड़ती है। तो इतना कह रहा है टू ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर रेंज फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब वो कह रहा है इस इक्वेशन का यूज करिए 0.29 सेंटीमीटर केल्विन, तो इसको मैं चेंज कर लूं, इसको भी सेंटीमीटर में ला दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है इस इक्वेशन का यूज करो अलग अलग टेम्परेचर के रेंज लाने के लिए। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सारे के सारे वेव्स हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है लैम्बडा भी अलग अलग होगा। बहुत सारी वेराइटीज के वेव्स अवेलेबल है, उनमें से 7 लोगों का नाम दिया है, रेडियो, माइक्रोवेव, ये वो। तो बोलता है उससे रिलेटेड टेम्परेचर क्या होगा, तो आप एक काम करिए लैम्बडा एम कुछ भी मान लीजिए, 10⁻⁻6 मान लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, बट ऐसी वैल्यू लीजिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में आए। तो हमने ये वेवलेंथ लिया तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर आपका हो जाएगा 0.29 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶। ऐसे एक और वैल्यू लो, टेम्परेचर निकालो। तो टेम्परेचर का रेंज निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, बस खत्म। ये कहता है व्हाट डू द नंबर्स दैट यू ऑब्टेन टेल्स यू, आप जो नंबर्स से अलग अलग लैम्बडा एम से टेम्परेचर निकाल रहे हो वो आपको क्या बता रहा है। तो बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन है, कम ऑन बच्चों। ये देखिए लैम्बडा एम इज इक्वल टू 0.29 डिवाइडेड बाई टी, ये यही बता रहा है कि अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ा रहा था तो टेम्परेचर घट रहा था। आप बढ़ा करके देख लीजिएगा, 10⁻⁶ से आप 2 × 10⁻⁶ लेना, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली आपका घट जाएगा। अगर इसको घटाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बस यही बताता है, और क्या बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। ठीक है, राशि तो नहीं बता सकता ये, हमारी शादी कब होगी, तुम्हारी शादी कब होगी, सब नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सवाल के अंदर। 13वें पे पहुंच गए भाई। नंबर 14, अगेन इट्स अ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, इसे याद ही करना है। बट चलिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ किसका क्या आंसर है। कह रहा है गिवन बिलो आर द सम फेमस नंबर्स एसोसिएटेड
With the electromagnetic radiations in different context in physics, state the part of the electromagnetic spectrum to which each belongs. इसमें से ये जो वेवलेंथ दिया है वो कहाँ पर बिलोंग करता है. इसके लिए बच्चा आई वुड से आपको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बार टेबल खोल के बैठना चाहिए एंड उसको अच्छे से याद कर लीजिए कि यार इसके रेंज में कितना. देखो विजिबल सबको याद रहता है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, लेकिन बाकी का भी रेंज यू हैव टू रिमेंबर टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. एंड आई विल टेल यू वन थिंग वेरी वेरी 100% श्योर, 100% श्योरली मैं आपको कहता हूँ कि इस चैप्टर से ना आपको एप्लीकेशन बेस्ड पर ही क्वेश्चन एक पूछेगा. नीट के विद्यार्थी हो तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जैसे अभी कर रहे हैं एडिशनल से वैसे आएंगे, जेई मेंस के विद्यार्थी हो तो वैसे आएंगे. बट इफ यू आर अ टिपिकल बोर्ड स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन आप करने वाले विद्यार्थी हो, चाहे वो सीबीएसई हो, यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, उड़ीसा बोर्ड हो, कोई भी हो, पूरे भारत में एनसीईआरटी चल रहा है, तो आपके कोई भी स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी सीबीएसई इस चैप्टर से क्या पूछता है पता है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले पन्ने से ही सवाल आता है. तो आपके टेक्स्ट बुक के उस पन्ने को अच्छे से आइसक्रीम की तरह चाट जाइए कि रेडियो वेव्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ है, माइक्रोवेव्स कहाँ यूज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ होती है. कई बार ऐसे पूछे थे कैंसर के ट्रीटमेंट, तो नीट में भी आया है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका यूज होता है. तो इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा. जो याद करने वाली चीज़ें उसे छोड़ो मत, लिख लिख करके याद कर लो अच्छे से. तो इसका आंसर बच्चा 21 सेंटीमीटर है. ये आपका रेडियो वेव्स के अंदर ही आता है. 1057 मेगा हर्ज है. फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर ही मैं कह सकता हूँ कि ये भी रेडियो वेव्स के अंदर आता है. ये कह रहा है 2.7 केल्विन टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विद द आइसोट्रॉपिक रेडिएशन filling all the space through to be like to the big bang origin of the universe. इतना टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर से रिलेटेड आप वेवलेंथ निकाल लो कि लैम्बडा एम इंटू टी इज इक्वल टू 0.29 केल्विन सेंटीमीटर बराबर. तो यहाँ से आप टेम्परेचर दिया तो लैम्बडा एम निकाल सकते हो. फिर उसको देख करके आप बता दो. तो माइक्रोवेव के आसपास आता है, कई सालों से पढ़ा रहे हैं तो याद हो चुका है. अगर गलत हो तो माफ़ी भी चाहेंगे, अभी आंसर भी देख लेंगे. 5890 एंगस्ट्रॉम से इतना. डबल लाइंस ऑफ सोडियम ये कहाँ आता है बच्चा? तो ये लगभग 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है ना, मतलब ये विजिबल है. कमाल करते हो बच्चा लोग. 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज की एनर्जी से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी? तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो. एनर्जी दे रखा है 14.4 इंटू 10 पावर 3 एंड देन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. अच्छा, एनर्जी का इक्वेशन होता है Hc अपॉन में लैम्बडा गिवन. सो यू कैन कैलकुलेट लैम्बडा. लैम्बडा को देख करके यू कैन ऑब्जर्व कि यार ये कौन से रेंज में आता है. तो एक बार जरा आंसर मैच कर लेते हैं. तो पहले वाले का आंसर बच्चा लोग अगर मैं गलत नहीं हूं तो रेडियो वेव्स ही है. दूसरे वाले का भी रेडियो वेव्स है. हाँ ये याद रखना शॉर्ट वेवलेंथ है, ये भी शॉर्ट वेवलेंथ में ही आता है. टेम्परेचर दिया था, वेवलेंथ निकाला इतना, तो ये आपका माइक्रोवेव्स में आया. और चौथे में है विजिबल, ठीक है. और पांचवे में है बच्चा लोग ये आ रहा है एक्सरेज में. दैट डिपेंड्स. ठीक है, आइए चलते हैं. आखिरी सवाल लग रहा है मुझे ये. हाँ आखिरी सवाल है, द लास्ट क्वेश्चन. एंड आज का ये चैप्टर आपके लगभग 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो गया. तमाम चैप्टर एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन लगातार चैनल पर आपको मिलते चले जाएंगे. एक चैप्टर से लेकर, पहले चैप्टर से लेकर के 7 चैप्टर तक हो चुके हैं. 8वां आज खत्म. अगले 5-6 दिन के अंदर आपके पूरे सिलेबस का खात्मा हो जाएगा. सो हम यहाँ से इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चा. नाउ इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं. बराबर आपके साथ मैं लगातार लगा हूँ, लाइफ टाइम तक लगा रहूँगा. चलिए आइए. जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना है बहुत जल्दी टेल आ जाएगी, चिंता ना करें. तो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट आर शॉर्ट वेव बैंड्स. वाई, बहुत अच्छा सवाल है ये, समझना. ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम, जो पहले था 2019 के पहले, बट फिर उसके बाद सीबीएसई ने कट कर दिया. बट बहुत सारे स्टेट बोर्ड के अंदर है. वो चैप्टर मैंने पढ़ाया चैनल पे, जरूर पढ़ लेना, बहुत मज़ेदार चैप्टर है. कह रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट, तो रेडियो ब्रॉडकास्ट को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजने के लिए, जैसे आपने देखा है कि रेडियो मिर्ची है, आप चाहते हो कि रेडियो मिर्ची लगभग पूरे शहर में कवर हो, तो इसके लिए शॉर्ट वेव बैंड्स का यूज़ करते हैं. क्यों शॉर्ट वेव बैंड्स का यूज़ करते हैं? तो अरे दादा बच गए, हमारा लैपटॉप गिरते गिरते आईपैड वो मर जाता अभी, सॉरी आईपैड. देखिए होता क्या कि जैसे ये धरती माता है, धरती माता के ऊपर जाते हैं ना तो स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, बहुत सारी चीज़ें. उसमें से मेरे एक काम की चीज़ है आइनोस्फीयर. आइनोस्फीयर वो विस्तार है जहाँ पर मॉलिक्यूल्स का आयनीकरण हो जाता है. प्लस माइनस ऐसे चार्जेस बन जाते हैं. जब सन की लाइट उस पर गिरती है तो पॉजिटिव नेगेटिव में सेपरेट हो जाती है. लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर मान लो यहाँ से एक रेडियो स्टेशन है, ट्रांसमीटर है और यहाँ पर रिसीवर है, ऐसा समझ लीजिए जैसे ये गुजरात है और ये आपका उड़ीसा है. अगर मैं यहाँ से एक ऐसे वेव को भेजूँ जो यहाँ जा करके रिफ्लेक्ट होकर टकरा करके आए, तो उसने लार्ज डिस्टेंस कवर किया कि नहीं? कवर किया कि नहीं? लेकिन अगर मान लीजिए इसकी यहाँ से निकलने वाली एनर्जी का
सॉरी यहाँ से निकलने वाले वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती, तो इट मस्ट बी हाईली एनर्जेटिक बिकॉज ई इज इक्वल टू एच एफ। अगर यहाँ से निकलने वाली सिग्नल की एनर्जी ज़्यादा होती, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो जाहिर सी बात है आयनोस्फीयर को चीर के पेनिट्रेट करके हमेशा हमेशा के लिए स्पेस में चला जाएगा। तो रेडियो सिग्नल को फिर से स्पेस से नीचे लाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, वो नहीं किया जाता क्योंकि ये मानते हैं कि जो शॉर्ट वेवलेंथ होगी उनकी ताकत कम होगी, बट उन्हें ज़्यादा डिस्टेंस तक भेजना है भाई। तो गुजरात से उड़ीसा भेजना है या यहाँ से नीचे केरला भेजना है, तो ऐसे आयनोस्फीयर में भेजो, टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाएगा क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, इसलिए पेनिट्रेट भी नहीं करती और रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। तो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होने के कारण, ये प्रॉपर्टी होने के कारण, वी यूज दिस काइंड ऑफ सिस्टम टू ट्रांसमिट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थ्रू द रेडियो। तो पहले का आंसर, इट इज नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन। भाई आप समझो टीवी ट्रांसमिशन सिग्नल कैसे होंगे, आप सोचो। आजकल आप देख रहे हो कि विराट कोहली छक्का मार रहे हैं, तुरंत के तुरंत आपको इधर भी हॉटस्टार पे भी दिख जा रहा है और बाकी जगह पे भी दिख जा रहा है। एक भी सेकंड का डिले नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है। अब अगर बच्चा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, तो अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है और भारत में पहुंचना है, ऐसा मान लो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इधर भारत है, तो ऐसे गया विराट कोहली ने छक्का मारा, चुपाक आयनोस्फीयर गया, धपाक ऊपर चला गया। आप सोचो अगर ऊपर सैटेलाइट नहीं होता तो ऊपर ही जाता रहता, भगवान जी के पास पहुंच जाता। ठीक है ठीक है, वहां पर नारद जी बोलते नारायण नारायण, इन्होंने मार दिया छक्का, हमारे नारद जी देख लेते, राइट। भगवान जी तो ऊपर ही है ना, सारे के सारे भगवान जी। थैंक यू सो मच। बच्चा लोग का एग्जाम आ रहा है, बच्चा लोग, भगवान जी कहते हैं हम पर भरोसा रखो, लेकिन सिर्फ हम ही पर भरोसा रखोगे तो फिर काम कैसे करोगे। तो करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। चलिए, बढ़िया बढ़िया भजन है यार, आजकल बहुत सुनते हैं सब। इसीलिए क्या होता है बच्चा लोग, हाई सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है ना, तो ये पेनिट्रेट कर जाता है आयनोस्फीयर को, टीवी ट्रांसमिशन सिग्नल, इसलिए ऊपर से नीचे भेजने के लिए उसको ट्रांसमीटर सैटेलाइट लगाया जाता है ताकि रिफ्लेक्ट होकर वापस दुबैक करके नीचे आ जाए। तीसरा है, ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप आर बिल्ट ऑन ग्राउंड। जरा समझना, ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप से निकलने वाली जो वेव्स होती है ना, वो एब्जॉर्ब्ड नहीं होती हमारे आयनोस्फीयर से या हमारे सरफेस से जो कि अर्थ के ऊपर है। तो तारों के लिए उन सब का यूज़ कर लिया जाता है क्योंकि वहाँ से निकलने वाली जो वेव्स है वो एब्जॉर्ब नहीं होती। तो अर्थ के सरफेस से आप इस टेलीस्कोप को यूज़ कर सकते हो। आपने देखा भी होगा कि मून को देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ किया जाए जो एक्सरेज है, तो एक्सरेज को क्या होता है ना, जो हमारा आयनोस्फीयर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ये प्रॉपर्टी है उसकी, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप यहाँ से यूज़ कर रहे हैं एक ऐसा टेलीस्कोप जो एक्सरे वाला वेव छोड़ रहा है या वहाँ से आने वाले को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो तो बीच में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो काम की चीज़ नहीं। इसीलिए इसको कहाँ यूज़ करते हैं, स्पेस में यूज़ करते हैं। यही लिखा हुआ देखिए, built on the ground, but X-ray astronomy is possible only from the satellites orbiting the Earth। क्यों? क्योंकि वो absorbed हो जाता है। नंबर डी, the small ozone layer on the top of the stratosphere is crucial for human survival। भाई बचपन से सुनते आ रहे हो यार, ओजोन स्तर खत्म होते जा रहा है। आपको पता है ये जो रेफ्रिजरेटर ये सब यूज़ कर रहे हैं उससे निकलने वाला जो गंदा सा खतरनाक गैस होता है जो हमें पता नहीं चलता, बट वो ओजोन के लेयर को ख़त्म कर रहा है। और ओजोन लेयर इज़ दी ओनली लेयर जो यूवी रेज, जो सनलाइट आ रही है ना, उसमें से बहुत सारी हार्मफुल रेज होती है जो बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनती है, उसको वो एब्जॉर्ब करती है। जस्ट इमेजिन अगर वो लेयर मर जाए, वो लेयर हट जाए, तो सूर्य भगवान बहुत सारी ऊर्जा के साथ बहुत सारा नुकसान वाला ऊर्जा भी भेज देते हैं, जिससे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसीलिए ओजोन लेयर को बचाए जाने के बहुत सारे प्रयास भी साइंटिस्ट के द्वारा किए जा रहे हैं। अब भैया कोरोना से ही नहीं बच पा रहा है लोग, बताइए ओजोन से कैसे बचेंगे। फिर से कोरोना शुरू हो रहा है, क्या बताएं, 2023 में फिर से हो जाएगा, डर लग रहा है भैया, नया साल फिर से तकलीफ। चलिए ई पार्ट का आंसर करते हैं। इफ़ द अर्थ डिडेंट हैव एन एटमॉस्फेयर, अगर धरती माता पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता। सोचिए, धरती माता पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं होगा। अब ससुरा ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं होगा तो टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होगा। तो टेम्परेचर आप मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं है, तो सरफेस ठंडा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या कि सरफेस टेम्परेचर भी हायर और लोअर देन व्हाट इट इज, लोअर हो जाएगा क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहेगा। नंबर 5, सम साइंटिस्ट हैव प्रिडिक्टेड कि अगर ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो पूरी दुनिया में विंटर सीजन आ जाएगा। वैसे भी ठंडी का सीजन है। सोच करके देखिए कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ठीक है, तो उससे बहुत सारा स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, क्लाउड्स निकलेंगे, तबाक तबाक तबाक, और वो क्लाउड्स इतनी खतरनाक एनर्जेटिक होंगे, इतने ज़्यादा थिक वाले होंगे, इतने ज़्यादा खतरनाक उनके लेयर्स हो जाएंगे
कि वो पूरे के पूरे अर्थ पे हर जगह पर फैल जाएंगे, पृथ्वी के चारों तरफ फैल जाएंगे। स्मोक स्मोक स्मोक। जब आप ट्रैवल करते हो, किससे ट्रैवल करते हो, फ्लाइट में, तो कभी आपने देखा है बादल्स दिखते हैं, तो वैसे ही वो बादल थोड़े थोड़े जगह पर दिखते हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो वो हर जगह पर स्प्रेड हो जाएगा। अगर वो हर जगह पर स्प्रेड हो जाएगा तो सनलाइट को आने ही नहीं देगा, पूरी तरह से काट देगा। सनलाइट को आने से काट देगा बच्चा लोग, तो धरती माता कूल हो जाएगी, यानी उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप बच्चा लोग आप लोगों को बहुत मज़ा आया है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचाना, अपना प्यार देना, क्योंकि लगातार यहाँ पे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के क्लास को करते हैं दी एंड। आई होप यू ऑल हैव लव द सेशन। अपना प्यार ज़रूर देना। अपना प्यार देने के लिए बच्चा लोग लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। कुछ भी अगर आपकी तकलीफ़ है, समस्या है, तो आप बाबा SSP से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें DM कर सकते हैं। शुक्ला जी वहाँ पर एक्टिवेटेड रहते हैं, वो ज़रूर रिप्लाई करके, या आपका कुछ कंसर्न है आप मुझसे वहाँ पर बात कर सकते हैं। सचिन सर फिजिक्स इंस्टाग्राम _ के साथ है। एंड साथ ही साथ टेलीग्राम पर ज़रूर नोट जो है बच्चा लोग डाउनलोड कर लेना। एंड येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वन सैम्पल पेपर का किताब, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को 4 चांद लगा सकें। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नए क्लास के अंदर। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, जय हिंद।